जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी डिस्ट्रिक्ट आईएएस के एक सीरीज चल रही है। डिस्ट्रिक्ट आईएएस के द्वारा एनसीईआरटी के पुस्तक से जो भी थॉट कोर्सेज बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट आईएएस के द्वारा, उसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रही है। हिस्ट्री में हम लोग क्लास 6 के देख रहे हैं। उसका जैसे क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 6 से 12 तक को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट आईएएस के द्वारा जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं। और हम लोग इससे पहले जो है चैप्टर वाइज हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये सारे के सारे सेशन जो है, ये सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सबों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज तक हम लोग जो है यूनिट 5 तक देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 तक क्लास 6 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का। और आज हम लोग यूनिट 6 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे। इसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 का नाम है राज्य, राजा और उसके एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और इसके प्राचीन गणराज्य। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ आपके जैसे ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। इसमें से कौन कौन से हैं? जैसे कि केवल एक और दो में क्या है? ऋग्वेद और यजुर्वेद। उसके बाद केवल 1, 2, 3 में और ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद केवल 4 और 5 पे कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। उसके बाद कहा था चौथा में 2, 3, 4, 5, यानी कि 2, 3, 4, 5 में कहा जाता है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। देखिए सबसे पहली बात, इसको छोड़िए, ऑप्शन को छोड़िए, हम लोग को ध्यानपूर्वक सुनना है क्या कहा जाता है। कहा जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है ना, देखिए सबसे पहली बात तो ऋग्वेद नहीं है। ऋग्वेद क्योंकि ऋग्वेद जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। जैसे पहले भी मैंने बताया था, पिछले सेशन में भी और डिटेल से भी बताया था कि ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन वेद है। और ये ऋग्वेद जो है ना उत्तर वैदिक काल में नहीं, बल्कि वो ऋग्वेदिक काल में ही था। वो खुद में एक काल बन गया था ऋग्वेदिक काल, तो ये नहीं होगा। उसके बाद बाकी जो यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी के सभी जो है ना आपके उत्तर वैदिक ग्रंथ के हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ में मतलब कि 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जाता है। देखिए चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और उसके ऋग्वेद के काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। उसी प्रकार कहा जाता है ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए हैं। ठीक है, और पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इनमें क्या क्या है? सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। किसमें? ये बाकी जो उत्तर वैदिक ग्रंथों में, तमाम वेदों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है मिलानचिन करने के लिए। जैसे कि ये है वैदिक कालीन वर्ण विभाजन। उसके बाद कहा जाता है वर्ण आधारित कार्य विभाजन, यानी कि ये जो है इसका क्या कार्य है इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। मैंने एक एक करके इसका सबका बताया था, उसके बारे में अभी देखते हैं। जैसे क्या होता है, ब्राह्मण का क्या कार्य है? जैसे ब्राह्मण का कार्य है पूजा पाठ कराना, पढ़ाना लिखाना, ये है। जैसे कि इसमें आपका जैसे यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यज्ञ है ना, तो ये ब्राह्मण का कार्य कहते हैं यज्ञ था। और क्षुद्रों का क्या काम था? क्षुद्रों का जो ना सेवा करना, रक्षा करना, शूद्रों का जो है ना ये सेवा करना था, सेवा सत्कार करना। ये ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। और कहा जाता है विष का क्या काम था? विष का काम था व्यापार करना। और क्षत्रिय का काम क्या था? रक्षा करना। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। कहा जाता है ब्राह्मण का यज्ञ, उसके बाद क्षूद्र का सेवा, और विष का व्यापार, और क्षत्रिय का रक्षा। ये भी हमें ध्यान रखना, इसको मैंने डिटेल से भी बताया था। ए का 2 यहाँ देख सकते हो, है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राह्मण, यज्ञ, क्षूद्र, सेवा और विष, व्यापार और क्षत्रिय रक्षा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसको ध्यानपूर्वक सुनना आप सभी। रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है, ध्यानपूर्वक सुनना है आप सबको। कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यह भी सही है, बट हाँ हाँ ध्यानपूर्वक सुनना आपका था। सही उत्तर बताइए। कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए में ए और आर दोनों सही है और आर एक स्पष्टीकरण करता है। उसके बाद कहता है ऑप्शन नंबर बी में ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी में ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में ए गलत है परंतु आर सही है।
क्या हो जाएगा, आप सभी बता सकते हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कहा जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बताता हूँ मैं। देखिए पहली बात तो देखिए उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था, ये तो सही है। शूद्रों को या महिलाओं को जो ना वेद पढ़ने के अनुमति नहीं दिया जाता था, ना सुनने की अनुमति दिया जाता था, है ना, ये तो सही है। उसी प्रकार कहा जाता है उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। बिल्कुल ये भी सही है, यानी वेदों का अधिकार जो अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये भी हम बताया भी, ठीक है। यानी शूद्र और महिलाओं का लगभग लगभग समान अधिकार था। लेकिन इसमें जो है ना क्या क्या था, देखिए ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए आप सभी के एक्सप्लेनेशन में सही तरीके से समझाया गया है। उत्तर वैदिक काल में प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था, बिल्कुल सही है। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों का अध्ययन अधिकार नहीं था, अतः ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। यही है, समझ में आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। क्षत्र और वैश्य को क्या कहता था, यज्ञ करने का अधिकार था। और शूद्र को अछूत माना जाता था। शूद्रों को क्या कहता था, अछूत माना जाता था। उसके सभी वर्णों को निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ऑप्शन नंबर देखिए केवल एक, केवल दो, केवल एक दो तीन, एक तीन और दो तीन। देखिए इसमें क्या होता है, शूद्र को अछूत नहीं माना जाता, तो वो निम्न वर्ग का माना जाता था, अछूत नहीं मानते थे हम लोग, है ना। ये इसमें ऐसे नहीं होगा, और केवल एक और तीन सही है, तो एक सी नंबर ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है हम लोग, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के वर्ण द्वारा पूर्ण स्वीकार नहीं की गई है। उसके बाद उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। जैसे ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक दो दोनों, दोनों इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार की गई थी, नहीं की गई थी। उसके बाद कहा जाता है उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। यह जनपद बस्तियां या बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है। पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ में, अंतरजी खेरा एटा में। देखिए ऑप्शन में है आपका केवल एक, केवल एक तीन, और केवल दो तीन, केवल एक दो तीन, मतलब तीनों के तीनों इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो ना बस्तियां जो ना, ये आपका जैसे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, आपका जनपद नामक इकाइयाँ जो ना कौन कौन से बस्तियों में पाई गई थी, आपका ये तीनों के तीनों ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा। जनपद जो है ना आपका पुराना किला में, दिल्ली, और हस्तिनापुर मेरठ में, और अंतरजी खेरा एटा, तीनों में मिल रहा है हमें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की मतलब कहा जाता है महाजनपद की कई राजधानियां में किलेबंदी की गई थी, और उसके बाद राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था, ठीक है, ध्यान है। उसका तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक, केवल दो, और एक दो तो दोनों, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कहा जाता है एक दो दोनों, और डी में एक ना तो दो। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक, केवल एक ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, ओके, इस केवल एक सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें अब, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः उपज का 1/3 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, और कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, और कारीगरों को श्रम के रूप में कर भुगतान करना होता था। ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो ऑप्शन में है, उसके बाद एक दो दोनों, और ऑप्शन डी में है ना तो एक ना तो दो कोई भी। इसमें देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा केवल दो। केवल दो क्या कहा जाता है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। कारीगरों को श्रम के रूप में केवल कर का भुगतान करना पड़ता था। महाजनपदों के बारे में ये कहा जाता है। इसमें जो भी कारीगर थे उसको श्रम के रूप में उसको जो भी टैक्स, जो भी मजदूरी बनता था उसको भुगतान करना होता था, है ना। यही केवल सही है। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है, और यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में क्यों गलत है, ये जो है 1/3 नहीं 1/6 भाग जो है ना होना चाहिए, 1/6 हिस्सा जो होना चाहिए, उसके बाद ये सही होगा, है ना। 1/6 भाग वहाँ था, हिस्सा था, ओके।
उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक कर के रूप में पूर्णतः मुक्त थे। ऑप्शन नंबर ए में केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3, केवल 1-2-3। देखिए क्या कहा जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कौन कौन से सही है, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे, है ना। तो कहा जाता है पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में, ये सही है ना। उसी प्रकार कहा जाता है व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ये भी सही है। और आकेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, नहीं ये तो गलत है। केवल इसमें जो है ना 1 और 2 सही है। 1 और 2, 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कहा जाता है 1 और 2 कथन सही है परंतु 3 गलत है, क्योंकि आकेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी, इसलिए वो गलत है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। प्राचीन जो है महत्वपूर्ण नगर था कौशाम्बी, वो कहाँ पे स्थित था, कौन से नगर पे। कहा जाता है मेरठ उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका आप सभी आंसर बताइए। क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो ये कौशाम्बी जो थे ना, ये कौशाम्बी इलाहाबाद में, इलाहाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे है स्थित है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था। उसी प्रकार कहा जाता है यहाँ से किले का दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है कि महाजनपद युग में ऋषि के क्षेत्र में 2 बड़ी परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ओके, और लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करने शुरू कर दी थी। आपके ऑप्शन ए में कहा जाता है केवल 1, केवल 2, केवल 1-2 दोनों, ना तो 1-2 3। इसमें हम लोग पहले देख लेते क्या है। कहा जाता है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, बिल्कुल ये हम लोग देखे भी थे। पहले जो लकड़ी का बनता था, उसके बाद हम लोग क्या हुआ, लोहे के बनने कर तैयार हो गए। ठीक है, और उसके बाद लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू करने लगे थे, ये भी सही है। यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। कृषि के क्षेत्र में महाजनपद युग में ऐसा देखने को मिला है। हमें क्या क्या देखने को मिला है, वहाँ के लोग जो ना हल के फाल जो थे वो लोहे के बनाने लगे थे, और धान की खेती जो वो पौधों को रोप कर लगाए जाते, जिस तरह से वर्तमान समय में हम लोग लगाते हैं, उसी प्रकार वहाँ भी उस समय भी देखने को मिलने लगा था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख ले तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, किसी कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था और इससे फसल की उपज बढ़ गई, और लोगों ने धान की बीज उपजाने के बजाय धान के पौध रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार ज़्यादा होती थी। इससे कर्मतोड़ परिश्रम लगाता था और काम अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। हमें ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कहा जाता है मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मगध के संदर्भ में ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। कहा जाता है गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। उसी प्रकार मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। आपको देखिए ऑप्शन ए में केवल 1, केवल 1-2, केवल 2-3, 1-2-3 तीनों। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले इसको देखते हैं क्या है। गंगा और सोन नदी मगध होकर गुजरती थी, ये सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी सही है। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा 1-2-3 तीनों। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लें इसका जो दिया गया है।
कहते उपरोक्त तीनों कथन सही है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 सालों के भीतर जो है ना मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। गंगा और सोन नदियां क्या होती थी, मगध से गुजरती थी। अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। उसी प्रकार मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और यहाँ से सोना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थी। और उसी प्रकार का रहता है इन क्षेत्रों में लोएस की खदानें हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। इस तरह से हम लोग ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों के तीनों गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इस क्षेत्र में लोएस की खदानें हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूनिट 6 को कवर किए और 12 क्वेश्चन को देखें। 12 में से बहुत सारे क्वेश्चन और एक्सप्लेन भी किए। काफ़ी ज़्यादा कुछ जानकारी हमें मिली इस सेशन के माध्यम से और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।